नमस्कार दोस्तों पीसीएस एकेडमी में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और दोस्तों आज के डेट में हम लोग गद्यांश की प्रैक्टिस करेंगे। अच्छे से चीज़ों को समझिएगा। और गद्यांश में चीज़ें जो हैं, देखिए आपका यूपी पीसीएस मेंस में भी आता है, आपका आरओ में भी ये चीज़ें आती हैं, और बीओ मेंस में भी आपको गद्यांश से संबंधित प्रश्न उत्तर देने होंगे। और एक चीज़ समझिए कि जो भी गद्यांश आएगा वो ऐसा नहीं है कि कोई रिपीट होगा, वो आपके लिए एक नया गद्यांश ही होगा। तो इसकी प्रक्रिया आपको कैसे करनी है कि चीज़ों को समझना है कि आपको अप्रोच गद्यांश में किस तरीके से लगानी है, किस तरीके से चीज़ों को लिखना है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। और आपको समझना है, इससे प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि कोई भी एग्जाम हो, गद्यांश कभी रिपीट नहीं होते। तो आपको क्या करना है, इस चीज़ की प्रैक्टिस लिख कर करनी है। अपने शब्दों में जो तरीका बताया जा रहा है उसको अपनाना है, उस चीज़ को फॉलो करना है, और अच्छे से जो चीज़ें बताई गई हैं उन चीज़ों को आप लोगों को समझना है, ठीक है। अब देखिए, जो प्रश्न हैं, जैसे एक गद्यांश आता है, ठीक है, तो उस गद्यांश से संबंधित 3 प्रश्न होते हैं। कभी आपसे भावार्थ लिखवाएगा, या उसका शीर्षक पूछेगा, या कुछ शब्दार्थ में आपको बताना होगा कि इसकी व्याख्या कीजिए। तो इस तरीके से प्रश्न आते हैं, ठीक है। जैसे ये गद्यांश है, इसमें देखिए, प्रस्तुत गद्यांश का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए। साहित्य के लक्ष्य के विषय में उपर्युक्त गद्यांश के आधार पर विचार प्रस्तुत कीजिए कि साहित्य क्या है, ठीक है। साहित्य आखिर है क्या, इस चीज़ के बारे में आपको बताना है, व्याख्या करनी है 4 से 5 लाइनों में। और गद्यांश जो प्रस्तुत गद्यांश है उसकी रेखांकित पंक्तियों की व्याख्या कीजिए। तो इसमें जो, जैसे देखिए ये अंडरलाइन है, दुनिया छोटे छोटे संकीर्ण स्वार्थों के आधार पर अनेक दलों में विभक्त हो गई है। तो ये चीज़ें आपको बतानी है साहित्य के आधार पर, ठीक है। साहित्य को बेस लेते हुए चीज़ों को बताना है। तो अब एक एक करके चीज़ों को हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले तो आपका काम ये होता है कि पूरे पैराग्राफ को पूरी ध्यानपूर्वक अच्छी तरीके से पढ़ना, ठीक है। 3 प्रश्न दिए हैं। सबसे पहला प्रश्न क्या है, प्रस्तुत गद्यांश का भावार्थ। भावार्थ क्या होता है, देखिए भावार्थ जो किसी भी गद्यांश का, जैसे मान लीजिए 100% मान लीजिए किसी भी चीज़ को, इसको 4 भागों में बांटिए। तो जैसे 1/4, 1/4 या 25% मान लीजिए, 25%, 25% और 25% के भागों में बांट लीजिए 100% को, ठीक है। अब भावार्थ जो होता है आपका 75% में होता है, इतना ध्यान रखिएगा। 25% आपको संक्षेप कर दिया जाता है, ठीक है, कि चीज़ों को हटा दिया जाता है जो भी आपका पैराग्राफ है। तो देखिए इसमें क्या कहा गया है, मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ, जो वाग्जाल मनुष्य को दुर्गतिहीनता और परमुखापेक्षिता से बचा न सके, जो उसकी आत्मा को तेजोदीप न बना सके, उसके हृदय में परदु खतातर और संवेदनशील न बना सके, उसे साहित्य कहने का मुझे संकोच है। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक लेके साहित्य की परिभाषा बताई गई है, किस तरीके से साहित्य क्या चीज़ होती है। तो इसमें क्या है, साहित्य है क्या, साहित्य है, साहित्य का अगर सही अर्थों में अर्थ समझें, सही शब्दों में, तो साहित्य का मतलब है लोगों का हित। ऐसा साहित्य जो लोगों के हित के लिए काम करे उसे साहित्य कहा जाता है। और जो साहित्य न बना सके वो साहित्य नहीं है, वो वाग्जाल है, मतलब गलत चीज़ है, और जो कि मनुष्य को दुर्गति और हीनता और बुरी स्थिति में भी पहुंचाता है, ऐसा गलत साहित्य। आप सोच कर देखिए कि आप जो गलत मैगजीन्स हैं आप उनको पढ़ रहे हैं, आप अच्छे साहित्य को, एक अच्छा लिटरेचर जो है वो नहीं पढ़ रहे हैं। तो आपको क्या है, आपके मानसिक जो अंतर चेतन मन है उसमें गलत चीज़ें बैठेंगी, और गलत चीज़ें बैठेंगी तो आप वही कार्य करेंगे, तो आपके पूरा व्यक्तित्व वो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर साहित्य के बारे में पूरा का पूरा समझाया गया है कि साहित्य है क्या। आगे चलते हैं। आज नाना भांति के संकीर्ण स्वार्थों ने मनुष्य को कुछ ऐसा अंधा बना दिया है कि जाति धर्म निर्विशेष मनुष्य के हित के बाद बात सोचना असंभव हो गया है। ये बताया गया है इन 3 लाइनों में कि आज के वर्तमान समाज में जो लोग हैं, लोग अपने हितों के जो संकीर्ण स्वार्थ हैं उनको देखते हैं। उनको देखने के कारण वो बिल्कुल अंधे बन गए हैं, किसी भी तरीके से चीज़ों को देखना ही नहीं चाहते हैं।
उनको किसी दूसरे की बात से कोई लेना देना नहीं। बगल में कोई आदमी मर रहा हो, मरने दीजिए, उनको केवल अपने स्वार्थ से मतलब है। मैं खाना खा लूं, ठीक है, बगल वाला मर रहा है, मरने दो। मैं उसके घर से चुरा कर पैसे ले आया हूं, मेरा पेट भर गया, ठीक है, अगले का पूरे घर जल गया, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसी चीजें कही जाती हैं। जात, जो हमारा समाज है, जाति धर्म विशेष, ये सारी चीजों में विभक्त हो गया है कि भाई वो पर्टिकुलर कम्युनिटी का है, वो मुस्लिम है, वो हिंदू है, वो ईसाई है, वो पर्टिकुलर जाति का है। तो ये जो संकीर्णता समाज में आ रही है, मनुष्य के हितों को सोचता ही नहीं है कोई व्यक्ति कि फला फला जाति के हैं, वो ठाकुर हैं, ये पंडित हैं, ये एससी हैं, ये एसटी हैं, मतलब ओबीसी हैं, सब अलग अलग देखते हैं। तो ये पूरा का पूरा जो एक नाना भांति के अनेकों प्रकार से संकीर्ण स्वार्थ जो होते हैं, मनुष्य को पूर्ण रूप से अंधा बना देते हैं। अंधा बनाने के बाद उसको और भी एक गलत ऊंचाइयों पर ले जाते हैं कि वो एक तहता पहले तो स्वार्थ देखेगा, देखने के बाद फिर वो और ही उन्हीं चीज़ों में घुसता चला जाता है और हर एक चीज़ का विभाजन करने लगता है। वो चाहे धर्म हो, तो चाहे जाति हो या संप्रदाय हो, हर तरीके से वो देखने लगता है। तो ये चीज़ें होती हैं। ऐसा लग रहा है कि किसी विकट दुर्भाग्य के इंगित पर दलगत स्वार्थ प्रेम ने मनुष्यता को दबोच लिया है। ठीक है, कि जो मनुष्यता है वो अब कहीं नहीं रह गई है, बस केवल दलों में बटे हुए, वो हमारी पार्टी है, ये हमारा समाज है, ये वो हमारा संगठन है, इसी में समाज विभाजित हो चुका है। दुनिया छोटे छोटे संकीर्ण स्वार्थों के आधार पर अनेक दलों में विभक्त हो गई है। तो इसको भी आप बता सकते हैं कि साहित्य के माध्यम से अगर आप गलत लिटरेचर, सांप्रदायिक लिटरेचर पढ़ेंगे तो समाज कैसा बनेगा? समाज दलों में व्यक्त होना तय है। अपने दल के बाहर का आदमी संदेह की दृष्टि से देखा जाता है। जैसे मान लीजिए आप हिंदू हैं, आपके मोहल्ले में कोई मुस्लिम रहने लगे, या आप हिंदू हैं, आप कोई मान लीजिए ओबीसी रहने, आप ओबीसी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, अब आपके बगल में कोई ठाकुर आने के रहने लगे, तो होगा क्या? होगा यही कि आप अपने संकीर्ण स्वार्थों के चक्कर में उससे डरने लगेंगे, उससे खतरा समझने लगेंगे। तो आप अपनी पार्टी अलग बनाएंगे, वो अपनी अलग बनाएगा, वो भी डरेगा जो दूसरा आया होगा। तो ऐसे में क्या है, स्वार्थों के आधार पर जो है समाज, जो है, जो लोग हैं, अनेक प्रकार से अनेक दलों में विभक्त हो गई है। अपने दल के बाहर का आदमी संदेह की दृष्टि से देखा जाता है, उसके रोने गाने तक असुद्देश्य का आरोप लगाया जाता है, उसके तप सत्यनिष्ठा का मजाक उड़ाया जाता है। ये सारी चीज़ें होती हैं कि जैसे अगर आपकी कम्युनिटी का नहीं है तो आप कितना भी अच्छा कोई कर ले व्यक्ति, वो सब बेकार है, वो मजाक के पात्र है। तो इस तरीके से पूरा का पूरा पैरा मैंने आप लोगों को समझाया। अब देखिए इसका भावार्थ किस तरीके से लिखना है। प्रस्तुत गद्यांश का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए। तो देखिए सबसे पहला आपका पैरा में यही लिखना है कि जो साहित्य होता है वो मनुष्य के हित की बात करता है। देखिए इसकी लैंग्वेज आपको नहीं लिखनी है, इसके मर्म को पकड़ना है, इसके शब्दों को पकड़ना है कि ये कहना क्या चाहता है। उन चीज़ों को आपको देखना है, इसी चीज़ की प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि एग्जाम हॉल में आपको बिल्कुल नया एक गद्यांश मिलेगा, उसमें आपको अप्रोच अपनी लगानी है। वो अप्रोच किस तरीके से लगानी है वो मैं आप लोगों को बता रहा हूं। ठीक है, तो देखिए साहित्य जो होता है, साहित्य सदैव मनुष्य की हित की बात करता है। साहित्य का शाब्दिक अर्थ ही होता है हित का साहित्य, लोगों के हित करने वाला साहित्य ही आपका साहित्य कहलाता है। ठीक है, अब देखिए अगर साहित्य अच्छा नहीं है तो मनुष्य को दुर्गतिहीनता की ओर उन्मुख करता है। अगर जो खराब स्थितियां हैं या खराब व्यक्ति है, साहित्य उसको अच्छा नहीं कर पा रहा है, तो वो साहित्य की श्रेणी में नहीं आएगा, क्योंकि साहित्य तो लोगों के भले की बात करता है। ठीक है, अब उसके बाद उसके हृदय में साहित्य ऐसा हो कि लोगों को संवेदनशील बना सके। ठीक है, और ऐसे साहित्य को मुझे साहित्य कहने में कोई संकोच नहीं है जो साहित्य लोगों के हितों की बात करता हो। तो ये है। उसके बाद आपको मैं अनुभव करता हूँ हम लोग एक कठिन समय के भीतर से गुजर रहे हैं आज नाना प्रकार की। हाँ, तो इसमें आपको अगली वाली लाइन से
आपको लाइन टू लाइन पैराग्राफ में लगभग जैसे 100% पूरा अगर पैराग्राफ मान लीजिए तो उसको 75% में आपको कवर करना है, 25% छोड़ देना है शब्दों को, ठीक है। वर्तमान में हम लोग देखते हैं कि जो समाज है वो बहुत ही विकट स्थिति या एक गंभीर कठिन समय से गुजर रहा है। जो समाज है अनेकों प्रकार से संकीर्ण स्वार्थों ने मनुष्य को हर प्रकार से अंधा बना दिया है। यहाँ पर समाज में लोग धर्म जाति के आधार पर सारी चीज़ों को देख रहे हैं। लोग मनुष्य के हित की बात सोचना ही वर्तमान समय में असंभव हो चुका है। और जो एक समाज है, समाज की ओर इंगित करता है वर्तमान समाज को कि स्वार्थ प्रेम ने मनुष्यता को दबोच लिया है। जो एक स्वार्थ होती है, एक संकीर्णता या संकीर्ण स्वार्थ जो होता है, स्वार्थ ने प्रेम को, जो आपस के भाईचारा प्रेम लोगों का चीज़ें हैं, उनको दबोच लिया है। दुनिया जो है वो संकीर्ण स्वार्थों के आधार पर समाज में विभाजित हो चुकी है। लोग अपने दल के बाहर के किसी भी व्यक्ति को संदेह की नज़र से देखते हैं और उसके साथ कुछ भी होता है तो उसको आरोप लगाने से भी नहीं चूकते हैं। उसके कठिन परिश्रम को भी वह मजाक का पात्र बना देते हैं। तो इस तरीके से आपको गद्यांश पूरा कर लेना है। तो पहले प्रश्न का उत्तर है साहित्य के लक्ष्य के विषय में उपयुक्त गद्यांश के आधार पर विचार कीजिए। तो 4 लाइनें आपको लिखनी है, ध्यान रखिएगा, 4 लाइनें, 4 से 5 लाइनें, ज़्यादा नहीं। साहित्य का लक्ष्य क्या है? साहित्य का लक्ष्य देखिए दोस्तों, साहित्य क्या होता है? साहित्य, सबसे पहले तो परिभाषा देनी है आपको 2 लाइनों में कि साहित्य क्या है। साहित्य वह है जो लोगों के हितों की बात करे, लोगों के कल्याण की बात करे, उसी को मैं साहित्य कहना चाहूँगा। जो लोगों के हितों की बात ना करे, लोगों के अच्छाई की बात ना करे, लोगों के बेहतरी की बात ना करे, ऐसे चीज़ को मैं साहित्य नहीं मानता। साहित्य का लक्ष्य क्या होता है? साहित्य का लक्ष्य एक है लोगों का हित, लोगों का कल्याण, लोगों की अच्छाई करना ही एक अच्छा साहित्य कहलाता है, उनकी शारीरिक और मानसिक हर तरीके से। तो ये दूसरे प्रश्न का उत्तर हो गया। 4 से 5 लाइनों में आप लोगों को लिखना है, ठीक है। दूसरा प्रश्न हो गया। अब तीसरा प्रश्न क्या है? उपयुक्त प्रस्तुत गद्यांश की रेखांकित पंक्तियों की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित पंक्तियों की व्याख्या मैं अभी दो बार कर चुका हूँ, ठीक है, समझ चुके हैं ना आप। रेखांकित पंक्तियों की व्याख्या मैंने अभी करी है, ठीक है। तो ये इस तरीके से चीज़ों को आपको बताना है, ठीक है। तो ये आपका पहला